Good afternoon, students. Today we are here with another topic from chapter 5th, legislature, and this is our last topic from this chapter. And our topic is, what do the committees of parliament do? What do you understand by the word committees of parliament? Student, committees of parliament means क्या है? सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो इससे पहले जो प्रीवियस टॉपिक है, आई थिंक आपको वो क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि हमने उसमें अपना जो पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर है वो स्टडी किया है, जिसमें हमने कंपोजिशन स्टडी किया, राज्यसभा, लोकसभा, उनकी जो भी मेंबर्स की क्वालिफिकेशन प्लस किस तरीके से उनके फंक्शंस हैं वो होते हैं। और प्रीवियस वीडियोज़ में भी मैंने आपको जो डिटेल थी इन पार्लियामेंट की, जो किस तरीके से पार्लियामेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल करती है, वो भी आपको क्लियर कर दिया था। आज जो टॉपिक होगा हमारा, व्हाट डू द कमेटीज़ ऑफ पार्लियामेंट डू, यानी जो कमेटीज़ होती हैं पार्लियामेंट की वो क्या करती हैं। देखिए स्टूडेंट, पार्लियामेंट में जो काम करते हैं वो कौन होते हैं? हमारे मिनिस्टर्स होते हैं। मिनिस्टर्स कानून बनाते हैं, कानून जो भी फाइनेंशियली वर्क होता है देश का, लॉ मेकिंग प्रोसेस, जो भी काम होता है वो मिनिस्टर्स करते हैं। लेकिन आपने कभी ये नोटिस किया है क्या, पर्टिकुलर जो मिनिस्टर्स होते हैं, क्या उनके अंदर वो एलिजिबिलिटी होती है जो कि उनको डिपार्टमेंट दिया जाता है? जैसे कि सपोज़ कीजिए अगर फिनेंस मिनिस्टर हैं हमारे, तो क्या फिनेंस मिनिस्टर को अपने डिपार्टमेंट की पूरे तरीके से नॉलेज होती है, या जो भी वो काम होता है उसके डिपार्टमेंट का, क्या वही मिनिस्टर करते हैं या उसकी हेल्प करने के लिए कोई होता है? तो ऑब्वियस है ऐसा नहीं होता कि ना तो एक मिनिस्टर के पास इतना टाइम होता है, और इतने बड़े देश को संभालना, इतने बड़े देश का बजट है या कोई भी कानून देश के लिए बनाना है, तो उसमें एक मिनिस्टर काम नहीं कर सकता। उसके लिए कुछ कमेटीज़ प्रिपेयर की जाती हैं। कमेटीज़ प्रिपेयर करने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव होता है, मेन उद्देश्य जो होता है वो यही होता है कि काम जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से और टाइमली हो सके। तो चलिए इसको एक बार स्टार्ट करते हैं। A significant feature of the legislative process is to appointment of committees for various legislative purposes। देखिए बहुत सारे लेजिस्लेटिव पर्पसेस होते हैं जिनके लिए कमेटीज़ को अपॉइंट किया जाता है, ये भी एक प्रोसेस है हमारे यहाँ पर। दीज कमेटीज़ प्ले अ वाइटल रोल ऑन मेयरली इन लॉ मेकिंग। स्टूडेंट्स, ये जो कमेटीज़ होती है ये कानून बनाने में अपना काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन करती हैं, बट ऑल्सो इन, ना केवल कानून बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन करती हैं, लेकिन वो डे टू डे जो भी हमारी पार्लियामेंट के वर्क होते हैं वो उनको भी करती हैं। सिंस द पार्लियामेंट मीट्स ओनली ड्यूरिंग सेशन, क्योंकि आप जानते हैं कि जो पार्लियामेंट के जो सेशन के टाइम, जब यानी जो अधिवेशन होता है, जब पार्लियामेंट की मीटिंग होती है तभी पार्लियामेंट्स जो है वो बुलाई जाती है या उसके मेंबर्स मिलते हैं। इट हैज़ वेरी लिमिटेड टाइम। तो इतना बड़ा जो काम होता है, जैसे सपोज कीजिए कानून कोई बना रहा है, तो उसके लिए ये लिमिटेड टाइम जो होता है ये सफिशिएंट नहीं होता। और वैसे भी डे टू डे बहुत सारे वर्क होते हैं जिसके लिए हर रोज़ जो है पार्लियामेंट का सेशन नहीं बुलाया जाता। द मेकिंग ऑफ लॉ फॉर इंटेंस रिक्वायर्स इन डेप्थ स्टडी ऑफ द इश्यूज़। और स्टूडेंट इसके साथ साथ देखिए, जब कोई कानून बनता है तो कोई भी इशू के ऊपर अगर कोई कानून बन रहा है तो उसके हर एस्पेक्ट के ऊपर डेप्थ स्टडी की जाती है, उसको डीपली स्टडी किया जाता है। एकदम से कानून नहीं बनता, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है ये, तो उसके हर एक एस्पेक्ट को देखा जाता है, उसको कंसिडरेशन के अंडर रखा जाता है, उसको मतलब बहुत सोच समझकर, कहने का मतलब है कि कानून बनाया जाता है। तो एकदम से जैसे ही सेशन बुलाया और कानून बन गया, ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए ये कमेटीज़ ही होती हैं जो ये रोल प्ले करती हैं कि उसके हर एस्पेक्ट पे वो पूरे तरीके से विचार विमर्श करती हैं, सोच समझ के उस कानून को बनाने में हेल्प करती है। दिस इज टर्न डिमांड्स मोर अटेंशन एंड टाइम, क्योंकि कानून बनाने के लिए बहुत ही एक अटेंशन की ज़रूरत होती है, प्लस काफ़ी टाइम की ज़रूरत होती है। सिमिलरली देयर आर अदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑल्सो लाइक स्टडिंग। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं। स्टडिंग द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स मेड बाय वेरियस मिनिस्टर्स। जो मिनिस्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स, उन वो अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए उनको काफ़ी सारी जो ग्रांट्स यानी पैसे की ज़रूरत होती है, तो इन सब को डीपली स्टडी करना, क्या कि रियल में इतनी ज़रूरत है या कितना रिसोर्स है हमारे पास। लुकिंग इनटू एक्सपेंडिचर, जो खर्चा होना है उसको ध्यान रखना। इनकर्ड बाय वेरियस डिपार्टमेंट्स, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं जो खर्च करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, उसकी पूरी डिटेल रखना। इन्वेस्टिगेटिंग केसेस ऑफ करप्शन, और जो ऐसा भी ध्यान रखना होता है कि कहीं कोई करप्शन ना किया गया हो, डिपार्टमेंटल जो वर्क होते हैं उसमें मतलब कोई घोटाला ना हो। तो इस तरह की बहुत सारे मतलब काम होते हैं
पार्लियामेंट्री कमेटी परफॉर्म सच फंक्शन, तो पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है वो इस तरह के सारे फंक्शंस को करती हैं। मतलब ये सारे काम कौन करती हैं रियल में? हमारी पार्लियामेंट्री कमेटीज़। तो कमेटीज़ जो हैं काफ़ी बड़ा रोल रखती हैं, रियल में हम देखें तो काम यही करती हैं। बाकी जो मिनिस्टर्स होते हैं सिर्फ एक रीडिंग उसकी करते हैं। जैसे देखिए स्टूडेंट, सपोज कीजिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बजट प्रिपेयर किया है जो एनुअल बजट होता है देश का। तो एनुअल बजट 2-2.5 घंटे जब वो जो हमारे हाउस होते हैं वहाँ पर जब उसको रीड करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने उसको प्रिपेयर किया है, बल्कि उनको प्रिपेयर करने के लिए ये कमेटीज़ ही होती हैं, जो हमारी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती हैं, जो उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करती हैं। और जो मिनिस्टर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनकी रीडिंग करते हैं। तो हमें पता लग गया होगा कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं। देयर आर ओवर 20 सच डिपार्टमेंटली रिलेटेड कमेटीज। स्टूडेंट, हमारे यहाँ पर 20 जो है डिपार्टमेंटल कमेटीज़ हैं। स्टैंडिंग कमेटी सुपरवाइज द वर्क ऑफ, और इसके अलावा कुछ स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं जो ये जितनी भी डिपार्टमेंट्स हैं, इनके बजट हैं, जो भी काम है इनका, इनके एक्सपेंडिचर हैं, जो भी बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसका हर तरीके का ध्यान रखती हैं। तो इस तरीके से अपार्ट फ्रॉम स्टैंडिंग कमेटी, इसके अलावा जो स्टैंडिंग कमेटी हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी हैं, इसके अलावा कुछ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज़ भी होती है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज़ क्या होती है? जिसमें कि दोनों ही हाउसेज़ के कुछ मेंबर्स होते हैं जो ज्वाइंटली किसी चीज़ पे डिस्कशन करते हैं। जेपीसीज इनकी जो है शॉर्ट फॉर्म है, कैन बी सेट फॉर द पर्पजेज ऑफ डिस्कसिंग। अब ये क्या करते हैं? जो डिस्कस करते हैं, कोई पर्टिकुलर बिल हो गया उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। इनका मेन पर्पज़ ये होता है, लाइक द ज्वाइंट कमेटी टू डिस्कस बिल और फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़। स्टूडेंट, इनका मेन पर्पज़ ये होता है कि ये इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ ना हो, मतलब किसी तरह का जो पैसे से रिलेटेड कोई कमी ना रह जाए, घोटाला ना हो किसी तरीके का, कि कोई मतलब हर एक काम जो है वो टाइम से हो देश में। मेंबर्स ऑफ दीज कमेटीज आर सिलेक्टेड फ्रॉम बोथ हाउसेज। इन जो कमेटीज़ के मेंबर होते हैं वो दोनों ही हाउसेज के जो मेंबर्स होते हैं वो इनको इलेक्ट करते हैं। द कमेटी सिस्टम हैज़ रिड्यूस द बर्डन। अब जो कमेटी सिस्टम है, आ जाते हैं कई बार कि इसके कमेटी सिस्टम बनाने से क्या इसके मतलब जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या क्या उद्देश्य रहे हैं, या इसकी किस चीज़ में हेल्प मिली है इसकी। तो काफ़ी सारे चीज़ों में इसको हेल्प मिली है। हैज़ रिड्यूस द बर्डन ऑन द पार्लियामेंट, इसने पार्लियामेंट के काम को काफ़ी कम कर दिया है। मैनी इंपॉर्टेंट बिल्स हैव बीन रेफर्ड टू कमेटीज़, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बहुत सारे बिल जो है वो कमेटीज़ में ही जाते हैं और थोड़ा बहुत चेंज करके कमेटी उनको इंट्रोड्यूस कर देती है, और उसके बाद मतलब ये जो उसके बाद वो कानून बन जाते हैं। अब स्टूडेंट, हम सबको पता है कि जो भी बजट है, कोई भी कानून जब आ रहा है तो वो पार्लियामेंट की अप्रूवल के बिना तो नहीं बनता, लेकिन पार्लियामेंट कभी कभी ऐसा होता है कि उसके सजेशन या जो भी उसकी रिकमेंडेशन होती है कमेटी की, उसमें थोड़ा बहुत चेंज लाए या ना माने। अदरवाइज़ जो भी वो रिकमेंडेशन देते हैं, सजेशन देती हैं, जो कमेटीज़ देती हैं, लास्ट में उन्हीं के अकॉर्डिंग ही कानून जो है वो बनाया जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था, जैसे कोई बिल है, सपोज करो वो अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है, लोकसभा ने उसको पास कर दिया, फिर वो राज्यसभा में गया, तो राज्यसभा भी उसको रिकमेंडेशन के लिए कमेटीज़ के पास ही सेंड करती है। तो कमेटीज़ उसमें अपना सजेशन वगैरह देती हैं। तो कभी कभी अगर पार्लियामेंट को लगता है कि हाँ कोई चेंज की ज़रूरत है तो वो कर देते हैं, अदरवाइज़ वो एज इट इज़ भी उस बिल को पास कर सकते हैं। हाउ डज द पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ। लास्ट टॉपिक है कि पार्लियामेंट जो है वो अपने आप को कैसे कंट्रोल करती है। तो पार्लियामेंट एज मेंशन अर्लियर इज़ अ डिबेटिंग फॉर्म। ये एक मतलब डिबेटिंग फॉर्म है हमारे देश में, एक संस्था है जहाँ पर कि डिबेट की जाती है, डिस्कशन किया जाता है हमारे कानून बनने के प्रोसीजर से रिलेटेड। इट इज़ थ्रू डिबेट्स दैट द पार्लियामेंट परफॉर्म ऑल द वाइटल फंक्शंस। तो हर तरह के जो काम है वो हमारी पार्लियामेंट करती है। सच डिस्कशंस मस्ट बी मीनिंगफुल। ये जो डिस्कशन होती है किसी भी टॉपिक पे, ये मीनिंगफुल होनी चाहिए, ऑर्डरली, सो दैट फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट आर कैरिड आउट स्मूथली एंड इट्स डिग्निटी इज़ इंटैक्ट। स्टूडेंट्स, जो पार्लियामेंट जो है वहाँ पर मतलब मेन यही होना चाहिए कि काम बहुत अच्छे तरीके से हो, स्मूथली हो, जिससे कि पार्लियामेंट की जो गरिमा है वो बनी रहे। द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ हैज़ मेड सर्टेन प्रोविजंस। इसके लिए कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं ताकि पार्लियामेंट में काम जो है वो अच्छे तरीके से रहे। ऐसा ना हो कि उसमें जो डिसिप्लिन के साथ मतलब काम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पार्लियामेंट जो इतना बड़ा एक हाउस है, जो हमारे पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहाँ पर किसी तरह की जो मतलब ऐसा इंसिडेंट नहीं सुनने को मिलना चाहिए कि जिससे कि देश की जो डिग्निटी है उसके ऊपर कोई क्वेश्चन उठाए।
तो कुछ प्रोविज़न्स हैं जिसकी वजह से पार्लियामेंट जो है वो रेगुलेट करती है अपने आप को। सबसे पहले जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, जैसे कि लोकसभा में जो स्पीकर होते हैं वो हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं। इसी तरह से राज्यसभा में जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं। मतलब कि जो राज्यसभा की जो बैठकों को वाइस प्रेसिडेंट उनको हैंडल करते हैं, और जो हमारी लोकसभा की बैठकें हैं उनको हमारी जो स्पीकर हैं वो उनको हैंडल करते हैं। तो फाइनल अथॉरिटी उन्हीं के पास होती है, उन्हीं का काम होता है कि वो किस तरीके से अपनी जो पार्लियामेंट की सेशन है उसको जो है कंट्रोल करें। देयर इज़ वन मोर वे इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कंट्रोल द बिहेवियर। मतलब वो काफ़ी सारे तरीके हैं जिससे कि वो जो उनके बिहेव है उसको कंट्रोल करते हैं। यू मे हैव हर्ड, एक और तरीका इसमें आया था एंटी डिफेक्शन लॉ। ये आप 10th में पढ़ चुके हो। ये दल बदल कानून था। पहले क्या होता था, वैसे आज भी ऐसे होता है लेकिन इतना ओपनली या इतना ज़्यादा नहीं होता, कि जो मिनिस्टर्स होते थे वो क्या करते थे, किसी एक पार्टी से जो इलेक्शन है वो जीत लेते थे और फिर मेंबर बनने के बाद वो अपनी पार्टी चेंज कर लेते थे। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ हमारे यहाँ पर बनाया गया था। ये 1985 में बनाया गया था, और इसमें कुछ ये 52 अमेंडमेंट, ये कई बार 1 मार्क्स में वैसे भी पता होना चाहिए हमारे यहाँ पर। तो जो डिफेक्टिंग है उसको, यानी कि जो एंटी डिफेक्टिंग कानून है ये लाया गया था ताकि इस डिफेक्टिंग प्रोसेस को रोका जा सके। 1985 में 52 अमेंडमेंट किया गया था, चेंज किया गया था हमारे देश में। दिस इज़ नोन एज एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट। इसको एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट भी कहा जाता है। इट हैज़ ऑल्सो बीन सब्सिक्वेंटली मॉडिफाइड बाय द, और 91th अमेंडमेंट दोबारा से किया गया। इसमें कुछ चेंजेस लाए गए। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द हाउस, the presiding officers of the house is the authority who takes final decision on ऑल सच केसेस। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उन्होंने ये अथॉरिटी ली है कि इस तरह का कोई केस होता है कि कोई मिनिस्टर है वो अपनी पार्टी को बदल रहा है, तो उसके ऊपर वो डिसीजन लेते हैं। अगर वो कोई डिफेक्टेड मिलता है, मतलब जैसे किसी ने चेंज कर लिया है, तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स है वो क्या करते हैं, दैट सच मेंबर लॉसेस द मेंबरशिप। तो हाउस की जो मेंबरशिप होती है उसको वो ख़त्म कर देते हैं। बिसाइड सच ए पर्सन इज़ ऑल्सो डिस्क्वालीफाइड, और उसको और भी कई सारी चीज़ों से जो है डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है। सपोज करो उसको एक मिनिस्ट्री दी गई है, अगर उसको एक मिनिस्ट्री दी गई है, एक डिपार्टमेंट दिया गया है, तो वो डिपार्टमेंट भी उससे ले लिया जाता है। तो ये सारा जो राइट होते हैं ये हमारे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं उनके ही होते हैं। इस तरीके से वो पार्लियामेंट को अपने तरीके से जो है रेगुलेट करते हैं। व्हाट इज़ डिफेक्शन, ये आप 10th में भी पढ़ के आए हो, अभी मैं आपको बता रही हूँ डिफेक्शन क्या है। इफ़ अ मेंबर रिमेन्स एब्सेंट इन द हाउस, अगर एक मेंबर हाउस में एब्सेंट है, व्हेन आस्क्ड बाय द पार्टी लीडरशिप टू रिमेन, और जबकि पार्टी जो है, पार्टी की लीडरशिप है उसको कहती है कि प्रेजेंट रहे, लेकिन वो एब्सेंट रहता है। कोई वोट्स हो रही हैं किसी चीज़ को लेकर, किसी बिल को लेकर, लेकिन वो उसमें उनके अगेंस्ट वोट डालता है, तो इस तरह की, या कोई वॉलंटरली अपना जो त्याग पत्र दे देता है, मतलब लीव कर देता है अपनी मर्जी से मेंबरशिप को, तो इस तरह की सिचुएशन को डिफेक्शन कहा गया है। तो इस सिचुएशन में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो यही काम करते हैं, इसी तरीके से उसको रेगुलेट करते हैं कि उसकी मेंबरशिप को वो ख़त्म कर देते हैं। उसको नोटिस भेज दिया जाता है पहले, अगर वो इस चीज़ को नहीं मानते हैं तो फिर उनकी मेंबरशिप को ख़त्म कर दिया जाता है। एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट 20 ईयर्स शोज़ दैट द एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट हैज़ नॉट, लेकिन ये एंटी डिफेक्शन जो कानून बनाया गया है, अगर देखें 20 सालों में पिछले, तो इतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है। आज भी हमारे यहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो देखी जाती है। बट इट हैज़ गिवन एडिशनल पावर टू द पार्टी लीडरशिप। इससे क्या हुआ है कि जो एडिशनल पार्टी है उसकी लीडरशिप को काफ़ी पावर मिली है, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को भी इसमें काफ़ी पावर मिली है। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि जो कमेटीज़ होती है उनके क्या काम होते हैं और पार्लियामेंट अपने आप को किस तरीके से कंट्रोल करती है। तो ये चैप्टर आपका ओवर हो चुका है। अगर इन ब्रीफ अगर हम फटाफट से इसको रिकैप करें तो चैप्टर में हमने यही देखा है कि जो गवर्नमेंट के हमारे मेन ऑर्गेन्स होते हैं उनमें सबसे पहला ऑर्गेन जो है लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। एग्जीक्यूटिव ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, लेजिस्लेचर को हमने डीपली स्टडी किया है, उसके 2 हाउसेस, फंक्शंस और प्लस उसकी हेल्पिंग जो कमेटीज़ होती हैं उनको हमने स्टडी किया है। थैंक यू सो मच।